जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों का कैसे व्याख्या किया जाएगा। आज गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। हम लोग 2018 का पार्ट सेकेंड कर रहे थे और पार्ट सेकेंड में भी फर्स्ट पेपर का हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5B तक हो गया था। कल थोड़ा सा एक डाउट था, डाउट को क्लियर नहीं कर पाए थे। धारा 196 से लेकर के 200 तक में जो संविदा अधिनियम है उसमें बताया गया है कि किसी मामले का अभिकर्ता द्वारा अगर जो कोई कार्य किया जाता है अपराधिकृत अभिकर्ता द्वारा, तो उसका अनुसमर्थन किया जा सकता है मालिक के द्वारा, और उसका प्रभाव वही होगा जिस प्रकार से एक अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्य का होता है। लेकिन धारा जो 200 है संविदा अधिनियम का, उसमें ये बात कहा गया कि कोई मामला ऐसा है जिसका माने अपराधिकृत कोई व्यक्ति है और ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी पर व्यक्ति का अधिकार या कोई ऐसा जो वो है निर्वापन हो जाए किसी चीज़ का, प्राधिकार का, तो उस कंडीशन में ये मान्य नहीं होगा। उसमें ये सीधे सीधे धारा 200 में यही लिखा है कि कोई ऐसा पट्टे का पर्यवसान हो जाता है या किसी चीज़ का पर्यवसान से संबंधित है, माने अपने आप पर्यवसान हो जाए किसी के अधिकारों का, तो इस प्रकार के कार्यों के लिए अनुसमर्थन ना तो किया जा सकता है ना भविष्य में उसके लिए प्राधिकृत ही किया जा सकता है। तो इस हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें लिख रहा है कि निम्नलिखित को स्पष्ट करिए। समाश्रित संविदा, देखिए भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 31 में बताया गया है कि समाश्रित संविदा क्या है। उसका हमने पूर्व वीडियो में भी चर्चा किया है। समाश्रित संविदा ऐसा कोई संपार्श्विक जो है किसी घटना पर डिपेंड करता है जिसके घटित होने या न होने पर ही संविदा का प्रवर्तन होगा, तो वो समाश्रित संविदा होता है। धारा 31 से लेकर के धारा 36 तक में वो वर्णन किया गया है कि क्या क्या है, तो उसको आप लोग देखिएगा। उसमें हमने अघोरनाथ बनर्जी बनाम कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी का भी एक उल्लेख किया था। अब इसके बाद से आता है इसका दूसरा है 6वां का भी, क्षतिपूर्ति की संविदा। तो क्षतिपूर्ति की संविदा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में बताया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, तो वो क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाता है। मतलब इसमें कोई ऐसा हानि होता है जो या तो वचनदाता के किसी कार्य द्वारा हो रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के कार्य द्वारा हो रहा है, और उस हानि को क्षतिपूर्ति करने के लिए अगला जो है अपना सहमति प्रदान करता है, तो ये क्षतिपूर्ति की संविदा कही जाती है। इसके बाद से इसमें जो मेन केस था एडम्सन बनाम जार्विस का मामला था। इसमें एक गाय बेचने के लिए एक व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया था, और वह व्यक्ति गाय बेच दिया और बाद में पता चला कि वो गाय उसकी थी ही नहीं जिसने कहा था बेचने के लिए। तो अब चूँकि उसको गायों को क्षतिपूर्ति देना पड़ा, तो ये क्षतिपूर्ति में अब आगे जब धारा 125 पढ़ेंगे तो उसमें है कि ये संविदा जो है विवक्षित भी हो सकता है, और जो है किस तरीके से उसको 126 में ये बताया गया है कि उसको पाया जा सकता है, नहीं सॉरी 125 में ही। तो 125 में तीन तरह की बातें हैं कि वो क्या क्या पा सकता है उससे क्षतिपूर्ति के रूप में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्षतिपूर्ति की संविदा में जो गाय बेचने के लिए उसको कहा गया था, तो वो विवक्षित भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है क्षतिपूर्ति की संविदा। तो गाय तो चूंकि उसने एक्सप्रेस रूप से कहा था बेचने के लिए, तो वो क्षतिपूर्ति पाने का हकदार था। तो इसी तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हम। उसके बाद से मालिक तथा अभिकर्ता के बारे में, तो धारा 182 में इसके बारे में बताया गया कि मालिक एवं अभिकर्ता का क्या जो है वो होता है, संविदा कैसे होता है। तो 182 में ये दो बातें कही गई हैं, या तो प्राधिकृत किया जाता है या किसी के तरफ से अगर जो प्रतिनिधित्व करता है वो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, तो वो अभिकर्ता कहा जाएगा, और जिसके लिए प्रतिनिधित्व करता है वो उसको मालिक कहा जाएगा। यही धारा 182 में परिभाषा दिया गया। और धारा 183 में ये भी बताया गया कि अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा
और 184 में बताया गया अभिकर्ता कौन हो सकेगा, और 186 में बताया गया अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विच्छिन्न भी हो सकता है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। और धारा 185 में बताया गया कि अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रतिफल की आवश्यकता हो, मतलब ये प्रतिफल रहित भी हो सकता है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रकार का कंसिडरेशन हो। अब धारा 182 ये कह रहा है अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से संव्यवहार करने में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है मालिक कहलाता है। मतलब इसमें मालिक और अभिकर्ता दोनों की बात कही गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप पूर्ण कर सकते हैं। अब इसके बाद से इसका डी है, छठवां का डी, संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर। तो प्रतिकर से संबंधित धारा 73, 74 और 75 संविदा अधिनियम में है। 73 में ये अपरिनिर्धारित जो नुकसानी की बात है उसको कहा गया है कि यानी किसी संविदा में किसी प्रकार का नुकसानी का निर्धारण नहीं किया गया है तो न्यायालय द्वारा उपयुक्त नुकसानी दिलाया जा सकता है यदि संविदा भंग होता है, और उसमें उन परिणामों से हुए संभावित नुकसानों के लिए ही दिया जा सकता है। और ये भी उसी धारा में कहा गया है कि दूरस्थ किसी परिणाम के लिए नहीं हो सकता है। पुनः उसमें धारा 73 में ही कहा गया है कि यदि कोई तत्सदृश संविदा का आभार ले लेता है तो उस मामले में भी इस तरीके का नियम लागू होता है। 74 में कहा गया है कि परिनिर्धारित नुकसानी की बात कहा गया, मतलब संविदा में ही इस बात का उल्लेख है कि कितना नुकसानी होना चाहिए संविदा भंग करने पर। तो उस तरीके के नुकसानी के मामले में ये न्यायालय द्वारा परिनिर्धारित पहले से रहता है, उसमें भी रीजनेबल है, ऐसा नहीं कि अनरीजनेबल कोई संविदा क्रिएट कर दिया गया है मतलब नुकसानी के मामले में, तो उसको भी न्यायालय द्वारा नहीं दिलाया जा सकता है। लेकिन ये है कि युक्त होना चाहिए, उसमें लिक्विडेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि पहले से फिक्स किया जाता है। और धारा 75 ये कहता है कि जहाँ कोई अधिकार पूर्वक किसी प्रकार का संविदा का विखंडन किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा जिसके गलती के वजह से विखंडन हुआ है तो उस गलती किए हुए व्यक्ति से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अब जैसे कि धारा 39 में हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं, वचनकर्ता अगर जो भंग करता है तो वचन ग्रहीता उससे पाने का अधिकारी होता है और वो चाहे तो उसको संविदा को विखंडित कर सकता है। तो इस तरीके का उसमें उदाहरण दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि निम्नलिखित को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के आलोक में स्पष्ट कीजिए। बंधककर्ता द्वारा विवक्षित संविदा। धारा 65 संपत्ति अंतरण अधिनियम में एक बंधक के बारे में बताया गया है कि बंधककर्ता द्वारा क्या विवक्षित संविदा होगा। तो उसमें पहला ये बताया गया है कि स्वामित्व का विवक्षित संविदाजन्य दायित्व होगा। पहले तो यही होगा कि हित की स्थिति, यानी कि बंधककर्ता जब तक स्पष्ट रूप से इस दायित्व का खंडन करार में न रखे तब तक उसके स्वामित्व की वैधता एवं स्थिति के विषय में करार विवक्षित माना जाएगा। मतलब जो कुछ कर रहा है वो माना जाएगा कि उसके द्वारा किया जाएगा, अगर जो स्पष्ट रूप से किसी प्रकार का उल्लेख न हो तो। और दूसरा अंतरण के मामले में है कि उसको अंतरण करने का इस प्रकार का अधिकार था, तो ये होगा। दूसरा ये करेगा कि स्वामित्व परिरक्षण का दायित्व। यदि कह रहा है कि कोई बंधककर्ता द्वारा जो है उसके कब्जे में है संपत्ति, मैंने बंधकदार के पास नहीं गया है, तो उस सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए उसका परिरक्षण करेगा किसी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए। और अगर जो बंधकदार के भी कब्जे में चला गया है तो उन सारे बातों के लिए वो लाइबल होगा, जैसे कोर्ट में या कहीं इस तरीके के मुकदमे हो रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी खर्चे आ रहे हैं उसको देने के लिए लाइबल होगा। उसके बाद से इसका तीसरा कार्य है कि सरकारी प्रभारों की अदायगी का दायित्व यदि बंधककर्ता के कब्जे में है अगर जो संपत्ति, तो उसको उन सारे सरकारी प्रभारों को देना होगा, जैसे कि टैक्स से संबंधित है, कोई चाहे मालगुजारी है, नगर पालिका का कर है, तो सारे कर वगैरह उसको देना पड़ेगा। अब कोई पट्टाजन्य हित की बात कर रहा है कि अगर जो ऐसा है जो कि उसको कोई रेंट वगैरह देना हो, बंधककर्ता को कोई पट्टाकृत स्थिति हो, तो उसको भी पूरा करने का उसको लाइबिलिटी है कि वो ये माना जाएगा कि उसको सब कुछ फ्री होल्ड करके देना है। और पूर्विक बंधक यदि है किसी प्रकार का तो उसको भी कह रहा है कि फ्री होल्ड करके बंधककर्ता को बंधकदार को वो संपत्ति देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें जो है विवक्षित संविदाएं हैं जिसको जरूरी नहीं है कि उसको एक्सप्रेस किया ही जाए, ये मान लिया जाता है कि इसका दायित्व है बंधककर्ता का।
अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी है कि बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार। देखिए ये धारा 68 में दिया गया है और उसमें बताया गया है कि किन किन कंडीशनों में कोई बंधक धन के लिए जो है बंधकदार वाद ला सकता है। भाई बंधकदार का जो राइट होता है वो 2-3 राइट होते हैं, तो उसमें 2 उपधाराएँ हैं। दूसरे उपधारा में ये कह रहा है कि न्यायालय द्वारा तब तक उसको बंधक धन संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि वो सारे अधिकारों को अपने निःशेष न कर दे। मतलब जैसे पूर्वबंध का अधिकार हुआ या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो धारण अधिकार है या सिक्योरिटी के पर्पज से किसी चीज़ को रखने का उसका धारण अधिकार है, संपत्ति को जो अनुवृद्धि या अभिवृद्धि है, उन सब चीज़ों को ये कह रहा है कि जब तक अपने अधिकारों का निःशेष नहीं कर देता है तब तक उसको बंधक धन नहीं दिलाया दिया जाएगा, मतलब न्यायालय द्वारा। तो ये तो उपधारा 2 की बात है। और उपधारा 1 में कह रहा है कि कोई निजी संविदा है, तो ये कह रहा है कि बंधक धन की वसूली के लिए बंधककर्ता के विरुद्ध वाद तभी संस्थित किया जा सकता है जब बंधककर्ता तथा बंधकदार के बीच इस आशय की संविदा विद्यमान हो जिसके अनुसार बंधककर्ता ने व्यक्तिगत दायित्व तो अपने ऊपर ले लिया है। तो उस कंडीशन में भी ये बंधक धन के लिए वाद ला सकता है। और दूसरा ये कह रहा है कि धारा जो 67 में बताया गया है, नहीं 67A में, कि कोई ऐसा प्रतिभूति है जो या तो मतलब उसका ह्रास हो जा रहा है या बंधक संपत्ति ही जो है नष्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में और भी कोई उसमें जो है बंधकदार की गलती नहीं है, तो उस कंडीशन में भी वो बंधककर्ता से बंधक धन की वसूली कर सकता है। क्योंकि भाई जब उसको बंधक धन ही नाश हो जाएगा, जो सिक्योरिटी वाला जो संपत्ति है, तो फिर क्या करेगा उस संपत्ति का वो। उसके बाद से ये कह रहा है कि कोई बंधककर्ता की चूक या अन्य दोषपूर्ण कार्य के द्वारा अगर जो सिक्योरिटी में ह्रास हो जाता है तब भी उसके, या कोई ऐसी सार्वजनिक क्षति हो जाती है तब भी उसके लिए बंधक धन की वसूली के लिए कर सकता है। कब्जा अर्पित करने में बंधककर्ता की विफलता, अगर जो कोई कब्जा जहाँ ट्रांसफ़र कराना है और कब्जा ही नहीं दे पाता है बंधककर्ता, तो उस कंडीशन में बंधक धन की वसूली के लिए वाद दाखिल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये ड्राफ्टिंग से संबंधित है, कि इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विहित मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्षेत्र और उसके बीच अंतर के संबंध में विस्तृत टिप्पणी लिखिए। देखिए ये एनालिसिस करके क्वेश्चन का आंसर देना है। अब जो मूल अधिकार होता है वो आपके भाग 3 में दिए गए हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो पालन किया जाता है एक लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य से सरकार द्वारा किया जाता है, चाहे तो विधानमंडल हो चाहे तो संसद हो। और मूल अधिकार जो होता है वो व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है और खुद जो है राज्य के खिलाफ भी प्राप्त है। मतलब एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकार का होना जरूरी है और एक कल्याणकारी राज्य के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आवश्यकता है। चूँकि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि राज्य किसी प्रकार का कानून बनाएगा तो वो उसको ध्यान में रख के बनाएगा कि जो जो नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। अब जैसे शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार भी आपका अनुच्छेद 45 में देखेंगे तो वो वर्णन किया गया है कि इस तरीके का कोई कानून बनाया जाएगा। उसी प्रकार जो है 21 कैपिटल ए में फंडामेंटल राइट के रूप में आ गया है, या पंचायती राज है, या किसी को निःशुल्क विधिक सहायता देना हुआ, तो ये सब चीज़ें हैं। अब जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला था उसमें कहा गया कि मूल अधिकार राज्य कार्रवाइयों में निरंकुशता पर प्रहार करता है, अर्थात मूल अधिकार राज्य के नागरिकों के विरुद्ध मनमाने पूर्ण निर्णय लेने से मना करता है। और इसी प्रकार से जब अनुच्छेद 37 पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन कल्याणकारी कोई योजना बनाया जा रहा है, सरकार द्वारा नियम कोई बनाया जा रहा है या कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये एनालिसिस करके क्वेश्चन का आंसर देना है, इसमें आप लोग दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्टिकल भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को प्राप्त प्रसाद पर्यंत के नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 में है। देखिए इसको भी व्याख्या करना है, डिस्कस एंड एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट कह रहा है इसको, कि इस कथन की विवेचना स्पष्ट कीजिए। तो हमने पूर्व के वीडियो में भी इसका चर्चा किया है। प्रसाद का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि
इसमें किसी कार्रवाई को, प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये राष्ट्रपति के विवेक पर होता है कि उनको कब तक पद पे बनाए रखें। प्रसाद का मतलब यही होता है कि वो जब चाहें तब उनको उस पद पे हटा सकते हैं। वो कौन से पद हैं, तो ये कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवा का है क्या, या कोई जो है सिविल सेवा का है, संघ का, राज्य का, या कोई रक्षा से संबंधित कोई पद है, तो उसमें ये राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत होता है और उसको कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन इसके रिस्ट्रिक्शन जो है अनुच्छेद 311 में दिए गए हैं। उसमें बताया गया है कि जैसे आपका उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसको ऐसे नहीं हटाया जा सकता है, या भारत का महालेखाकार है, या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, या लोक सेवा आयोग या का अध्यक्ष या सदस्य है, इसको नहीं हटाया जा सकता है। और बाकी लोगों को हटाने में भी 3-4 कंडीशन है कि उसमें जिस पद द्वारा नियुक्त किया गया है उससे नीचे या किसी सबऑर्डिनेट द्वारा उसको नहीं हटाया जा सकता है। उसको युक्त कारण का अवसर दिया जाएगा, उसका जांच के बिना नहीं हटाया जाएगा। उसका भी एक अपवाद दिया गया है कि किन मामलों में जांच नहीं की जाएगी। तो ये सब अनुच्छेद 311 में दिया गया है। इसमें अगर जो केस देखना हो तो पुरुषोत्तम लाल धिंगरा बनाम भारत संघ का मामला है, पुलिस कमिश्नर बनाम सैयद हसन का मामला है। इसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन एक आ रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत सहकारी समितियों से संबंधित उपबंधों का विस्तृत टिप्पणी लिखिए। थोड़ा सा हंसी भी आता है, टिप्पणी लिखने के लिए कहता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी बना देता है। अब ये देखा जाए तो जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था सन 2011 में, उसके द्वारा जो भाग 9ख है यानी कि 9B उसको जोड़ा गया भारतीय संविधान में, और सहकारी समितियों को एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक प्रकार से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसमें 13 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 243 य से लेके अनुच्छेद 243 य न तक में है। और 13 अनुच्छेदों में जो अनुच्छेद 243 य है वो स्पेशली परिभाषा बताता है, और उसमें बताया गया है कि क्या क्या, हम थोड़ा सा इसका चर्चा कर दें क्योंकि इस पर कोई वीडियो नहीं बना है, तो इसको शार्ट में चर्चा कर देते हैं। देखिए 243 य जो है यानी कि कैपिटल ZH, इसमें प्राधिकृत व्यक्ति को परिभाषित किया गया है, बोर्ड को परिभाषित किया गया, सहकारी समिति को परिभाषित किया गया, बहुराज्यिक सहकारी समिति को परिभाषित किया गया। और देखिए दोनों में अंतर क्या है, सहकारी समिति एक किसी राज्य के लिए होगा और बहुराज्यिक सहकारी समिति जो है कई राज्यों को मिला करके होगा। उसके बाद पदधारक का जो है, ऑफिसर बियरर का जो है परिभाषा दिया गया है, रजिस्ट्रार का इसमें परिभाषा दिया गया है, और स्टेट एक्ट का परिभाषा दिया गया है। तो ये तो पहला अनुच्छेद जो है इसका सिर्फ परिभाषा है। उसके बाद से जो दूसरा है ये कह रहा है कि इन कॉरपोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार किस प्रकार से विधानमंडल के माध्यम से गठन करेगा, माने सहकारी समितियों का कोई निगमन होगा, मतलब उसके संबंध में कोई नियम वगैरह जो भी होगा वो बनाने का राइट होगा। तो ये 243 य में यानी कि ZI में बताया गया है। और 243 ZJ में बताया गया है कि बोर्ड के सदस्यों की संख्या क्या होगी और पदावधि क्या होगी। तो बोर्ड में सदस्यों कह रहा है कि विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन इसमें 21 से अधिक नहीं होगा। और ये कह रहा है कि कम से कम जो आरक्षण है यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिलाओं के लिए कम से कम 2 पद इसमें सृजित रहेंगे। और उसके बाद से ये कह रहा है कि अपने निर्वाचन से कम 5 साल के लिए गठित किया जाएगा, माने बने रहेंगे बोर्ड में जो सदस्य होंगे। और उसके बाद से इसका जो खंड 3 है ये कह रहा है कि इसमें होंगे किस पर्पस से होगा। तो ये कह रहा है कि मतलब कहाँ से उनको लिया जाएगा इसमें बोर्ड में। तो ये कह रहा है कि जो बैंकर हैं, प्रबंधन, वित्त के या क्षेत्र का अनुभव या सहकारी समिति द्वारा ग्रहण किए गए किसी उद्देश्य को क्रियाकलापों से संबंधित कोई व्यक्ति है तो उस टाइप के व्यक्तियों को इसमें बोर्ड में रखा जाएगा। अब इसका जो अनुच्छेद 243 ZK है उसमें रीति बताता है कि किस प्रकार से उसका चयन किया जाएगा। तो ये भी कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा यह ऐसा कुछ नियम बनाया जाएगा और एक प्राधिकारी कोई रखा जाएगा, जैसे निर्वाचन आयोग होते हैं चुनाव कराने के लिए, उसी तरीके से एक व्यवस्था की जाएगी जो कि इन लोगों का चुनाव करेंगे किस तरीके से होगा। अब अनुच्छेद 243 JL यानी कि यह में बताया गया है कि कब जो है सुपरविजन किया जाएगा या सस्पेंशन किया जाएगा बोर्ड का या कोई इंटरिम मैनेजमेंट से संबंधित। ये कह रहा है कि
6 माह से अधिक के लिए कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है बोर्ड को, मतलब जो भी गठित किया जाएगा, और 5 साल के पहले ही 6 महीना के भीतर जो है उसका निर्वाचन कर लिया जाएगा। और ये कह रहा है कि इसमें जो प्राधिकारी, जो अभी हम लोग 243 ईयर टर्म में देखे हैं कि कुछ एक प्राधिकारी होगा, इस बात का जब तक स्पष्ट मतलब रिपोर्ट न दे दे कि 6 महीना के भीतर उसका निर्वाचन करना संभव नहीं है, तब तक उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। मतलब 6 महीना से अधिक नहीं एक्सटेंड किया जाएगा, जैसे निर्वाचन वगैरह का बात है कि 6 महीना से अधिक एक्सटेंड नहीं किया जाता है, उसी तरीके से इसमें भी है। और उसमें कंडीशन बताए गए हैं कि अगर जो ऐसा कोई प्रमाण दे दिया जाता है उस अथॉरिटी द्वारा, तो कुछ मामलों में किया जा सकता है सस्पेंशन 6 महीना से अधिक भी। तो कह रहा है कि उसके निरंतर व्यतिक्रम के मामले में, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा के मामले में, यदि बोर्ड ने सहकारी समिति या उसके सदस्य के हित के प्रतिकूल कोई कार्य किया है या बोर्ड के गठन या कृत्य के गत्यावरोध के कारण से, तो उसको 6 महीना से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद से आपका आता है अनुच्छेद 243 ZM। इसमें कह रहा है कि जो सहकारी समितियां हैं उसका लेखा और संप्रेक्षण जो है वो कैसे होगा। तो ये कह रहा है कि साल भर में कम से कम एक बार जो वित्तीय वर्ष है उसका रखा जाएगा, और 6 माह के समापन के पहले ही उसको पेश कर देना है। मतलब 6 माह पे एक प्रकार से देखा जाए तो जो कार्यकाल होता है वित्तीय वर्ष का, उसके 6 माह के समाप्ति के ही पश्चात उसको सबमिट कर दिया जाएगा। मतलब दूसरा सेकंड वाला जो 6 महीना आएगा, यानी कि साल भर में 6 महीना होगा, तो जो सेकंड 6 महीना आएगा उसको समाप्त होने के पहले ही पेश कर दिया जाएगा। और ये कह रहा है कि 243 ZN में कि सामान्य सभा की बैठक आयोजित करना, तो ये भी कह रहा है कि वित्तीय वर्ष में 6 महीना पे एक बार जो है बैठक होगा, कम से कम 6 महीना पे होगा। और उसके बाद से अनुच्छेद 243 ZO में बता रहा है ये में कि सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार, मतलब जो उसमें सदस्य होंगे वो किसी प्रकार का जो भी सूचना वगैरह होगा सब विधानमंडल द्वारा ऐसा कोई विधि बनाया जाएगा कि उस तरीके से कोई भी चीज़ का सूचना प्राप्त करें, लेखा बहियों का जो है पहुँच उनकी हो सके, मतलब उन सब फॉर्मेलिटियों के लिए विधानमंडल द्वारा नियम बनाया जाएगा। और इसके बाद से विवरणी की बात कह रहा है कि 243 ZP, यानी कि यह तब में बताया गया है कि विवरणी से संबंधित भी कोई भी जो व्यवस्था होगा वो बनाया जाएगा राज्य विधानमंडल द्वारा, और उसको 6 महीना के भीतर विवरणी जो होगा एक जो भी अथॉरिटी होगी उसके समक्ष जो है इनको प्रस्तुत करना होगा। अब ये कह रहे हैं कि उसमें होगा क्या, तो कह रहे हैं कि उसके क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट होगी, उसके लेखा संपरीक्षित विवरण होगा, अधिशेष निस्तारण के लिए कोई योजना है जैसा कि सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित है। उसके बाद कह रहे हैं कि सहकारी समिति को विधि में संशोधन की अनुसूची यदि कोई हो, उसके सामान्य सभा की बैठक को आयोजित करने और निर्वाचनों के जब नियत हो संचालन की तारीख से संबंधित कोई घोषणा हो, और राज्य अधिनियम के प्रावधानों में से किसी के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना हो, तो इसकी सारी विवरणी जो है तैयार करके जो भी विधानमंडल द्वारा कोई ऐसा विहित प्राधिकरण बनाया गया है तो उसके समक्ष ये विवरणी जो है हर 6 मास के समापन पर ये वित्तीय वर्ष के प्रस्तुत करेंगे। और लास्ट में जो इसका लास्ट ने अनुच्छेद 243 यह था यानी ZQ है, इसमें अपराध और शास्तियों के बारे में बताया है कि किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उसके संबंध में भी राज्य विधानमंडल को ही पावर बताया गया है कि वो नियम बना सकती है, और वो किन किन विषयों पर नियम बना सकती है। तो ये बता रहा है इसका उपखंड 2 अनुच्छेद 243 यह था यानी कि ZQ का उपखंड 2 बता रहा है। कह रहा है कि सहकारी समिति या उसका अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी निर्मित करता है या मिथ्या सूचना देता है, या कोई व्यक्ति जानबूझकर राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित कोई सूचना नहीं देता है, तो इसके लिए विधि बनाया जा सकता है। ख कह रहा है इसका कि कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त प्रति हेतु के बिना राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जारी किए गए किसी समन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है, उसके लिए नियम बनाया जाएगा। सी कह रहा है कि कोई नियोजक जो पर्याप्त कारण के बिना सहकारी समिति को उसके कर्मचारी से उसके द्वारा कटौती की गई धनराशि का उस तारीख से जिसको ऐसी कटौती की जाती है 14 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान करने में असफल आता है, तो इसके लिए नियम बनाया जाएगा। कोई अधिकारी या अभिरक्षक जो जानबूझकर सहकारी समिति से संबंधित जिसका वह अधिकारी या अभिरक्षक है बहियों, लेखा, दस्तावेजों, अभिलेखों, नगद प्रतिभूति और अन्य संपत्ति प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपने में असफल आता है, और जो कोई बोर्ड के सदस्यों या
पदधारकों के निर्वाचन के पूर्व, दौरान या के पश्चात किसी भ्रष्ट आचरण को अंगीकार करता है तो ऐसे मामलों में दंड का व्यवस्था भी राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा नियम बना करके। अब फिर अनुच्छेद 243 ZR कह रहा है, यानी कि यदि बहुराज्यिक सहकारी समितियों को लागू होना है, मतलब जो भी नियम इसमें है वो सारे नियम बहुराज्यिक सहकारी समितियों पर भी लागू होंगे, मतलब इसके पहले जो भी हम लोग नियम पढ़े हैं। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 243 ZS बता रहा है, यानी कि यह कि संघ राज्य क्षेत्रों को भी लागू होना है, मतलब जो कुछ भी संघ राज्य क्षेत्र हैं उन पर भी ये सारे नियम लागू होंगे। और उसके बाद से आखिरी इसका अनुच्छेद है, ये है अनुच्छेद 243 ZT, यानी कि अनुच्छेद 243 ये कर विद्यमान विधि का जारी रहना, ये सेविंग क्लाज के रूप में है। और इसके कहने का तात्पर्य है कि जब तक कोई ऐसा नियम वगैरह नहीं बना दिया जाता है तब तक ये जो संशोधन हुआ है इसके पहले किसी प्रकार की सहकारी समिति का गठन हुआ है, चाहे वो रजिस्ट्रीकृत हो या अपंजीकृत हो, उसको उसी तरीके से अडाप्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम लोग उल्लेख करके अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हैं। अब इसके बाद से आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें दो बनाया है क्वेश्चन। एक कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जनपद न्यायाधीशों की नियुक्ति, और दूसरा कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की पीठों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो देखिए, जब अनुच्छेद 233 आप पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा पदस्थापना और प्रोन्नति करेगा। जिला न्यायाधीश नियुक्त होने हेतु कोई व्यक्ति तब तक पात्र नहीं होगा जो पहले ही संघ या राज्य की सेवा में न हो, और वो उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए कह रहा है कि वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है, या उच्च न्यायालय ने इसकी नियुक्ति हेतु राज्यपाल से सिफारिश किया है, तो वह व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जनपद न्यायाधीश हो सकता है। अनुच्छेद 233 में बहुत शॉर्ट में है, 4 लाइन का क्वेश्चन है। और जो इसका क्वेश्चन नंबर B है 12 का, तो वो भी एकदम बहुत शॉर्ट में, ये अनुच्छेद 224 कैपिटल A पर आधारित है। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बात कह रहा है कि उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 कैपिटल A के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के अनुरोध कर सकेगा, और ऐसा व्यक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा उसको रखा जाएगा। लेकिन इसका प्रोविजो कह रहा है कि वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, वेतन भत्ते सब पाएंगे लेकिन न्यायाधीश नहीं समझाएगा। कारण क्या है कि जब सेवानिवृत्त होती है तो 62 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और 62 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब कार्य का बोझ बढ़ जाता है तो उनको कुछ समय के लिए रखा जा सकता है, वो सारे कार्य करेंगे न्यायाधीश के रूप में, लेकिन वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं कहे जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और हम लोग का जो 2018 का सेकंड पार्ट का प्रथम पत्र है वो भी समाप्त होता है। और अब दूसरा जो साक्ष्य एवं प्रक्रिया का है उसका मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। और मुझे विश्वास है कि जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। बेयर एक्ट जरूर देख लीजिएगा, केस लॉ भी देख लीजिएगा, और पुनः मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, मैं इसी प्रकार का वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए